बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे विलियम ब्लेक एज अ रोमांटिक पोइट। ठीक है, नॉट ओनली विलियम ब्लेक, आपका कोई भी पोइट एज अ रोमांटिक या उसके रोमांटिक ट्रेट्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप ट्रेट्स पढ़ेंगे वो काइंडली आपने अपने बाकी भी रोमांटिक पोइट्स में ऐड करने हैं। ठीक है, तो नॉर्मली रोमांटिक पोइट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी पोइट्स होते हैं, वो विजनरी पोइट्स होते हैं, वो एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में रहते हैं, वो मटीरियलिस्टिक जो वर्ल्ड होती है उससे तंग आके और एक उनके अंदर एक एस्केपिज्म की क्वालिटी होती है कि वो जो है एस्केप करना चाहते हैं इस दुनिया से। तो नॉर्मली जो रोमांटिक पोइट्स होते हैं वो विजनरी पोइट्स होते हैं, वो इमेजिनेशन में रहते हैं और वो जो है इस जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है उससे हट के यानी कि उससे तंग आ जाते हैं, तो फिर वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं। There is a tendency to regard Blake as a stray voice crying in the wilderness, unrelated to the time or to place. Sir Walter Ryle says, ठीक है, एक टेंडेंसी टू रिगार्ड ब्लेक एज कि ब्लेक को रिगार्ड किया गया कि वो एक स्ट्रे वॉइस थी जो कि एक वाइल्डरनेस में, एक वीराने में शायद वो क्राई कर रही थी, अनरिलेटेड टू टाइम और प्लेस। ठीक है, जो कि अनरिलेटेड थी उस टाइम और प्लेस से। एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड थी जिसके अंदर जो है ब्लेक जो है वो एज अ माइस्टिक पोएट हमारे सामने आता है। सर वॉल्टर रिलाय से इन इंग्लिश लिटरेचर ब्लेक स्टैंड्स आउटसाइड द रेगुलर लाइन ऑफ सक्सेशन। ठीक है, और ब्लेक जो है वो रेगुलर लाइन ऑफ सक्सेशन से बाहर, यानी कि उस दौर में जो नॉर्मली पोइट्री जिस तरह की चल रही थी उससे टोटली उसने डिफरेंट किस्म की पोइट्री लिखी। उसने किसी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं किया, बल्कि वो जो है एक डिफरेंट वे से हमारे सामने आया। Benyon cries about Blake as a poet, he is but one voice in great choir of English singers. ठीक है, और वो जो है एज अ पोएट वो ही इज बट वन वॉइस, एक ऐसी आवाज थी जो कि इन द ग्रेट शोर ऑफ इंग्लिश सिंगर, इतने सारे इंग्लिश सिंगर्स में, मतलब यानी कि उसकी एक इंडिविजुअलिटी थी, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ पोएट था। दो प्रोफेसर हैरफोर्ड कनेक्ट्स हिम विद द रेनेसेंस ऑफ वंडर, yet he regards Blake as outside of the age as an individual singer or undoubted beauty. ठीक है, और वो रिगार्ड करता ब्लेक को कि वो आउटसाइड ऑफ हिज एज है। एक अब उसको क्या कहा गया है, रेनेसेंस ऑफ वंडर। ठीक है, एक रेनेसेंस रीबर्थ ऑफ वंडर थी, येट वो उसने रिगार्ड किया ब्लेक को एट आउटसाइड ऑफ हिज एज। ठीक है, एक अपनी एज से जो है वो मतलब एक डिफरेंट वे से उसने बात की। लाइक उस वक्त कोई मास्टिसिज्म जो है इतनी आम नहीं थी, सूफी शायर कोई देखे नहीं जाते थे, लेकिन वो एक सूफी शायर भी था और एक वो रोमांटिक जो है वो पोइट भी था। ही रिगार्ड्स ब्लेक अच्छा, however he may seem isolated from the neo-Grecian society of Byron, Shelley, Keats, Blake shared intensely in mellow of age। ठीक है, और जबकि वो जो है एक डिफरेंट हमारे सामने आइसोलेटेड नजर आया, एक इंडिविजुअल नजर आया। न्यू ग्रेशियन सोसाइटी, एक न्यू ग्रेशियन सोसाइटी जो कि किसकी थी, बायरॉन की थी, शैली की थी और कीट्स की थी। ठीक है, ग्रेशियन एक्चुअली ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रेशियन ये मैं आपको बताऊंगी, ये ग्रीक ब्यूटी से लिया गया है। ठीक है, न्यू ग्रेशियन सोसाइटी जो ग्रीक ब्यूटी के अंदर एक जो है खूबसूरती, हेलेनिज्म, इसको ग्रेशियन को हेलेनिज्म भी कहते हैं, यानी कि ग्रीक आर्ट में ब्यूटी फाइंड आउट करना। ग्रेशियन का मतलब भी यही होता है, आर्ट में ब्यूटी फाइंड आउट करना। लेकिन ब्लेक जो है वो जो है इंटेंसली इन द mellow ऑफ एज था। देयर इज नो डाउट दैट ही वाज नॉट ओनली अ प्रिकर्सर बट अ परफेक्ट सिंबल ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लैंड। ठीक है, सिर्फ वो प्रिकर्सर नहीं था बल्कि एक परफेक्ट सिंबल था रोमांटिक रिवाइवल इंग्लैंड में। AC Boss says the first clear voice of romanticism was that of William Blake। ठीक है, the romanticism of Blake consists in his concern for imagination, mysticism, individualism, humanism, love of liberty, idealization of childhood, nature and pastoral setting, lyricism and myth making. The very opening poem of the Songs of Innocence illustrates the essential elements of Blake romanticism. This poem describes a vision in which a child asks poet to sing a happy song.
The poem is highly imaginative and reflects the innocence and happiness of the childhood. Besides, it has a pastoral setting with its hollow reed, rural side, valleys, wild, and a song about lamb. अच्छा, ये जो होती है ना इमेजिनेटिव पोइट्स होती हैं, इमेजिनेटिव पोएम्स होती हैं या रोमांटिक पोएम्स होती हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? नंबर 1, उसके अंदर रोमांटिक पोएम्स के अंदर इमेजिनेशन होती है। नंबर 2, इनोसेंस एंड हैप्पीनेस होती है, चाइल्डहुड। एक और चीज जो कॉमन है इनके अंदर वो है पेस्टोरल सेटिंग। आप सारे जितने भी रोमांटिक पोएट्स हैं उसके अंदर आप पेस्टोरल सेटिंग्स भी देखेंगे, whether it's hollow reed, rural side, valleys, wild, song about a lamb, मतलब ये सारी चीजें की पेस्टोरल सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, होलो रीड है, रूरल साइड है, गांव की आपको जिंदगी दिखाई जाएगी, वैली वाइल्ड, वैलीज वाइल्ड यानी कि वादियों की खूबसूरतियां दिखाई जाएंगी, और एक सॉन्ग अबाउट अ लैम्ब, ये आपको वर्ड्सवर्थ के अंदर भी ये सारी चीजें मिलेंगी। The element of melody combined with the simplicity of language charms the reader. Similarly, the introduction to the songs of experience has again a visionary quality with its references to God and Christ walking among the ancient trees. और similarly, introduction to songs of experience जो है वो अगेन एक उसके अंदर भी हमें एक विजनरी क्वालिटी मिलती है विद रेफरेंसेस टू गॉड एंड क्रिस्ट, ठीक है। कहाँ उसमें रेफरेंसेस क्या मिलते हैं? गॉड और क्रिस्ट के, जो कि वॉक कर रहे हैं अमोंग द एंशिएंट ट्रीज। ब्लेक थिंक्स दैट पोएट्री फेटर्स द ह्यूमन रेस, ठीक है, उसका ख्याल ये था कि वो ह्यूमन रेस को फेटर कर देती है, अपने शिकंजे में फंसा लेती है। Therefore, he strongly reacted against conventional thoughts and customary morality. और इसी वजह से उसने कन्वेंशनल थॉट्स के अगेंस्ट रिएक्ट किया था, और वहां की जो ट्रेडिशनल मोरालिटी थी उसके अगेंस्ट उसने जो है वो रिएक्ट किया। He stand against the blind laws which extinguish individuality, energy and spiritual delight. और वो जो है उन ब्लाइंड लॉस के खिलाफ उसने आवाज उठाई थी, जो कि एक इंसान की इंडिविजुअलिटी, उसकी अपनी एक खासियत जो थी, उसकी एनर्जी को, उसकी इनफरादियत को और उसकी स्पिरिचुअल डिलाइट को खत्म कर देती थी। इंडिविजुअलिज्म एंड antinomianism are the two things which with period of revolt created. People demanded more and more liberty and free expression of individuality. Blake was an extreme exponent of individualism and antinomianism, ठीक है। वो जो है अब उस दौर के अंदर लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लिबर्टी मांग रहे थे और जो है फ्री एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी मांग रहे थे, लेकिन वो जो था एक्सट्रीम एक्सपोनेंट था किसका? इंडिविजुअलिज्म का और एंटीनोमिनिज्म का। ब्लेक्स बिलीफ इन फ्रीडम, हिज हेट्रेड ऑफ ऑपरेशन एंड मिजरी, his social and political outbursts are undeniable. Like Shelley, he has a passion for liberty. He thunders at kings and priests and oppressive rulers in his prophetic writing. Nor does he spare his own country when he thinks it has been false to freedom. But vain the sword and vain the bow. ठीक है, अब वो लिबर्टी की बात करता है और वो उन किंग्स और रूरल की बात करता है जो कि एक अवाम को अपने शिकंजे में फंसाने की कोशिश करते हैं और एक रॉन्ग मोरालिटी के ऊपर उनको नचाने की कोशिश करते हैं। तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ थॉट की बात करता है, वो लिबर्टी की बात करता है, और वो उन वेन जो थॉट्स हैं उनके खिलाफ जो है आवाज उठाता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमैनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है और एक इंसान जो है उसकी इंडिविजुअलिज्म जो है वो खत्म हो रही है। बट वेन इन स्वॉर्ड एंड वेन द बो दे नेवर कैन वर्क वॉर्स ओवरथ्रो, ठीक है। और वो कहता है कि कोई फायदा नहीं है ऐसी स्वॉर्ड का और ऐसी बॉस का, ऐसे तीर कमानों का कोई फायदा नहीं है। दे नेवर कैन वर्क वॉर्स ओवरथ्रो, और ये कभी काम नहीं करेंगे, ठीक है। वॉर्स ओवरथ्रो, ये जो वॉर्स है हर चीज खराब कर देंगी, यानी कि डिस्ट्रक्ट कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। द hermit's prayer, the widow's tear alone can free the world from fear, ठीक है। और hermit prayer जो है यानी कि हम सिर्फ दुआओं से, और हम जो विडोज के टेयर जो है alone can free the world from fear, क्या वो अकेले ही इस वर्ल्ड को जो है वो
इस फियर से निजात दिला देंगे जब हर चीज जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। यानी कि वो कहता है कि हम अगर गॉड के साथ ताल्लुक कायम कर लें तो फिर जो है हम वर्ल्ड को फियर से निजात दिला सकते हैं। ब्लेक वॉज द ग्रेट चैंपियन ऑफ लिबर्टी एंड ह्यूमैनिटेरियन सिंपथीज। ह्यूमैनिटेरियन किसे कहते हैं? ठीक है, एक तो चैंपियन ऑफ लिबर्टी। ह्यूमैनिटेरियन एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो इंसान की फलाह बहबूद की बात करता है, ठीक है, इक्वल राइट्स की बात करता है, तो उसके ह्यूमैनिटेरियन सिंपथीज थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज रोमांटिसिज्म। ब्लेक डॉक्ट्राइन इज अ वास्ट गॉस्पेल ऑफ लिबर्टी। ठीक है, उसकी ये जो डॉक्ट्राइन थी वो वास्ट गॉस्पेल थी किसकी? लिबर्टी की। हिज टीचिंग एम्ब्रेस ऑल पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और पॉलिटिकल आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या थे? ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको मैंने टेल ऑफ द टू सिटीज में पढ़ाया था कि किस तरीके से फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन आया था, और वो उसकी जो टीचिंग्स हैं वो तमाम वो पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो है मीट करती हैं। हिज ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न कैन बी सीन इन हिज पोएम्स ऑफ एक्सपीरियंस सच एज होली थर्सडे, A Little Boy Lost, The Chimney Sweeper, and above all London and Jerusalem। ठीक है, और उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है वो उसकी पोएम्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर देखे जा सकते हैं। होली थर्सडे हम पढ़ चुके हैं, लिटिल बॉय लॉस्ट, चिमनी स्वीपर, और सबसे ज्यादा जो है लंदन और यरूशलेम। ठीक है, इन लंदन ब्लेक अटैक सोशल इनजस्टिस इन इट्स ऑल फॉर्म्स, एज इन द चिमनी स्वीपर्स क्राई, इन द हेल्पलेस सोल्जर साई, and in the youthful harlot curse he appears to be the adverse enemy of mind force manacle, nor does he spare the church। ठीक है, अब यहाँ पे क्या उसने जब लंदन के ऊपर बहुत सटायर किया, उसने अटैक किया लंदन में होने वाले इनजस्टिसेस को इन ऑल इट्स फॉर्म, जैसा कि उसने वहां पे भी चिमनी स्वीपर की क्राई, यानी कि बच्चे जो है उनसे काम कराया जाता था, लेबर, चाइल्ड लेबर वहां पे भी थी। हेल्पलेस सोल्जर्स आए, वहां पे भी देखी गई, यानी कि सोल्जर्स जो हैं वो फॉर नो रीजन एक बादशाह के कहने पे जंग लड़ने चले जाते थे। एंड इन द यूथफुल हॉर्लॉर्ड कर्स, और वहां पे भी यूथफुल हॉर्लॉर्ड प्रोस्टिट्यूट्स जो उनकी कर्सेस देखी गई। ही अपियर्स, जिसमें जो एक अमीर जो तबका है, एरिस्टोक्रेट्स जो है, उन्होंने खवातीन को एक्सप्लॉइट किया था। He appears to be the adverse enemy of mind force manacle. What are the mind force manacle? Nor does he spare the church. उसने चर्च को भी नहीं छोड़ा। अब यहाँ पे देखें कि वो किस किस तरीके से सटायर करता है। पहली बात ये माइंड फोर्स मैनेकल्स क्या है? माइंड फोर्स मैनेकल्स वो हमारी फॉल्स मोरालिटीज हैं जिन्होंने हमारे दिमाग को जो है बाउंड कर दिया है कि हम चंद एक ट्रेडिशंस के अंदर फंस के रह गए हैं, और वो जो हमारी सेल्फ क्रिएटेड मोरालिटी है, या वो सेल्फ क्रिएटेड एक हमने जो नेकी जो बनाई हुई है अपनी, हम उसके अंदर ही मतलब वो फैक्टर्स हैं जो एक सोसाइटी इम्पोज कर देती है या रिलीजन इम्पोज करता है, तो उसने उनको भी, यहाँ तक कि उसने बताया कि लंदन में जो चर्च है वो भी अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, उन्होंने भी इंसानों को जो है वो गलत तरीके से यूज करना शुरू किया है। ठीक है, हालांकि ये खुद जो है वो एक, आपको पता है कि माइस्टिक पोइट था, एक रिलीजियस पोइट था, बट उसने चर्च की जो फॉल्स प्रैक्टिसेस हैं उसको उसने यहाँ पे टारगेट किया है। और यहाँ पे वो क्या कहता है? फॉर थियोलॉजी, थियोलॉजी भी आपको पता है रिलीजियन को कहते हैं। he had no love and priesthood he abominated। ठीक है, और थियोलॉजी जो है उसके लिए उसका कोई लव नहीं था, और प्रीस्टहुड जो है वो इसको भी वो गलत करार देता था। इट वाज द थियोलॉजियन और प्रीस्ट हु हैड एडेड टू द मिजरी ऑफ द वर्ल्ड बाय देयर डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ द गॉड। और ये जो है थियोलॉजियंस थे, प्रीस्ट थे, जिन्होंने जो है ऐड किया मिजरी ऑफ वर्ल्ड बाय देयर डिस्टॉर्टेड पिक्चर, उन्होंने एक गलत पिक्चर ऑफ गॉड जो है वो इंसानों के सामने पेश की है। A Little Boy Lost is a scathing satire on religious fanaticism and persecution। और लिटिल बॉय लॉस्ट जो है वो भी एक स्कैथिंग सटायर है, किसके ऊपर? रिलीजियस फैनेटिसिज्म। फैनेटिक किसे कहते हैं? पागल हो जाना, पागलपन की हद तक किसी चीज को फॉलो कर देना। ठीक है, फिर हम कहते हैं ना ये बंदा फैनेटिक हो गया, यानी कि इसके होशो हवास ही खत्म हो गए। तो रिलीजियस फैनेटिसिज्म क्या होता है? अंधाधुंध पता नहीं किसकी हम तकलीद कर रहे होते हैं। ये जो
हमारे ये सड़कों पे हर थोड़े दिनों बाद कुछ लोग आके और टायर जलाना शुरू कर देते हैं, गाड़ियां तबाह कर देते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज रिलीजियस फैनेटिसिज्म। ठीक है, रिलीजन के नाम पे पागल हो जाना। ब्लेक लैशेस ऑन द ऑर्थोडॉक्सिकल मोरालिटी, और ऑर्थोडॉक्स किसे कहते हैं? पुराने ख्यालात, तकियानूसी, सुपरस्टिशियस मोरालिटी व्हिच पुट्स रिस्ट्रेन ऑन लव। These poems, The Angel, The Sick Rose, and The Garden of Love, are strong protest against repressed sexuality. और ये जो poems हैं जो कि जिसमें The Angel है, Sick Rose है, The Garden of Love, ये strong protest हैं against repressed sexuality. On the other hand, The Lily is a tribute to the spontaneous nature and uninhibited delight in sex. Beside the revival of individualistic thought which characterized the Romantic Revival, a new type of religious enthusiasm was introduced, and it was marked by a peculiar mysticism, pantheism, panentheism, and later Neoplatonism. अब यहाँ पे देखें, ये रिवाइवल ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थॉट जो है, जो कि कैरेक्टराइज होता है विद कैरेक्टराइज करता है रोमांटिक रिवाइवल को। ठीक है, रीबर्थ हुई किसकी? रोमांटिसिज्म की। और एक न्यू टाइप ऑफ रिलीजियस एंथुसिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, जिससे माइस्टिसिज्म आपको पता है सूफी एक जो टच आ जाता है। उसके बाद जो है ये पैंथेइज्म कहते हैं। ये एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ की क्वालिटी थी कि वो जो है वो पैंथेइस्ट था। पैंथेइस्ट कहते हैं बेटा हर चीज के अंदर गॉड को फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, यानी कि कायनात की हर तख्लीक के अंदर जो है वो अगर आपको गॉड नजर आने लगे तो इसको कहते हैं पैंथेइज्म एंड पैनेंथेइज्म एंड लेटर नियोप्लाटोनिज्म। और बाद में जो लियो प्लेटोनिक लव का तो आप लोगों को पता ही है कि दो तरह के हमने लव एंड डिवाइन पोएम्स के अंदर दो तरह के लव पढ़े थे। एक पैट्रियार्कल लव था और एक प्लेटोनिक लव था। प्लेटोनिक के अंदर जो है वो बॉडी नहीं बल्कि सोल टू सोल जो मोहब्बत होती है उसको कहा जाता है, जबकि पैट्रियार्चन के अंदर बॉडी एंड सोल दोनों का मिलाप जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल लव होता है ना उसको प्लेटोनिसिज्म कहा जाता है, Platonism कहा जाता है। In this new development of religion, Blake must assume a capital position. He is linked with Shelley in many of his ideas. He expresses mystical truths जो है वो express करता था। Blake was the first mystical writer of the 18th century. Blake's real life was among his visions. He denied the existence of reality. He has been called mad, but he was not. He was perfectly conscious of the limits of reality. The world of fact was a vast metaphor to him. Both naturalism and mysticism of the Romantic Revival found expression in Blake, and on this point, he differs from pioneers like Burns, who is simply naturalistic, or Cowper, who is only slightly touched by mysticism. ये जो आप अभी पोइट्स के पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे ट्रेड्स, ये जो इनकी इंडिविजुअलिटीज हैं कि भाई ये बर्न्स जो था वो क्या था, उससे वो डिफरेंट था, ये आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट लिखना है जब भी कोई पोइट। जरूरी नहीं है कि आप इसको ब्लेक के हिसाब से ही लिख दें। अगर आपको कभी आ जाता है ना, बाज़ औक़ात आता है क्वेश्चन कोई कि टेड ह्यूज एज अ मॉडर्न पोइट, कीट्स एज अ मॉडर्न पोइट, कोई भी एज अ मॉडर्न पोइट आ जाता है, आपको ये याद होना चाहिए कि कुछ हमने एक्स्ट्रा पोइट्स जो है उनके रेफरेंसेस पढ़े थे, हम उनको इनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, और जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलता है इस स्टूडेंट के पास खाली ब्लेक का या टेड ह्यूज का या ये चार रोमांटिक्स का जो है नॉलेज नहीं है, बल्कि इनके पास बाकी जो पोइट्स हैं उनका भी नॉलेज है। तो हु इज सिंपली नेचुरलिस्टिक। ठीक है, बर्न्स जो था वो नेचुरलिस्टिक था और कॉपर जो था वो माइस्टिकिज्म। ऑन द नेचुरलिस्टिक साइड ही डील्स विद द सिंपलेस्ट फेज ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर हम नेचुरलिस्टिक साइड को देखें तो वो जो है डील करता है विद द सिंपलेस्ट फेजेस ऑफ लाइफ, विद द instinctive life of the child, with the love of flower
hills and streams, the blue sky, the brooding colors. Yet the mystical vizier of poet is always transforming these familiar thing into something strange and wonderful. ठीक है, अगर हम उसकी नेचुरलिस्टिक साइड को देखें तो किस किस चीज, ये देखें ये सारी नेचुरल चीजें हैं जिनके साथ वो कोऑर्डिनेट करता है, डील करता है अपनी पोएट्री में. एंड येट द माइस्टिकल विजियर ऑफ पोएट इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्मिंग दीज, ये विजन होगा, विजन, ठीक है, विजियर लिखा हुआ, ये विजन है. और उसका जो माइस्टिकल विजन है पोएट का, वो ट्रांसफॉर्म करता है इन्हीं चीजों को समथिंग स्ट्रेंज एंड वंडरफुल. ठीक है, माइस्टिक पोएट, अभी हमने पीछे एक पैंथेइज्म पढ़ा ना, तो माइस्टिकल पोएट क्या होता है, कायनात की जो डिफरेंट चीजें होती है ना, उसमें उसको अल्लाह नजर आता है. ठीक है, सूफी शायर हमें ऐसे ही कहते हैं ना. तो सूफी शायर क्या होता है, वो पैंथेइस्ट होता है. ठीक है, पैंथेइस्ट कौन होता है, एक तो एथीइस्ट होता है, नो गॉड कॉन्सेप्ट. पैंथेइज्म यानी कि कायनात की हर चीज के अंदर उसे अल्लाह ताला की कोई ना कोई कुदरत कामिला नजर आने लग जाती है. वर्ड्सवर्थ ने बहुत बड़ी टेक्निक के साथ ये यूज किया है, ये टर्म जो है ना, जो लिटरेरी टर्म, उसकी पोइट्री के अंदर आपको बहुत मिलेगा, यहाँ पे भी है. टू ब्लेक एवरी स्पॉट इज होली ग्राउंड. ठीक है, ब्लेक के लिए हर स्पॉट जो है वो होली ग्राउंड है. एंजल्स शेल्टर द बर्ड्स फ्रॉम हार्म. और जो एंजल्स जो हैं वो शेल्टर करते हैं बर्ड्स को कि वो हार्म से बचें. The good shepherd looks like his sheep after his sheep. और एक good shepherd जो होता है look after करता है अपनी sheep को. और यानी कि good shepherd यहाँ पे जीसस क्रिस्ट को भी कहा जा रहा है और sheep उसके फॉलोअर को कहा जा रहा है. इसी तरीके से एक अच्छे रिलीजियस इंसान को भी कहा जा रहा है. ठीक है, एक अच्छे पाइनियर को भी कहा जा रहा है. द डिवाइन स्पार्क बर्न्स इवन इन द ब्रेस्ट ऑफ सेवेज एनिमल. और जो डिवाइन स्पार्क जो है वो बर्न कर देता है अगर तो वो इवन अगर वो ब्रेस्ट ऑफ सेवेज एनिमल्स में भी हो. यानी कि डिवाइन स्पार्क जो है वो ब्रेस्ट ऑफ सेवेज एनिमल, तो उसको भी वो बंद करता है. ही बिलीव अ रॉबिन रेड ब्रेस्ट इन अ केज पुट ऑल हेवन इन अ रेज. ठीक है, ये हमने ऑगरीज ऑफ इनोसेंस में पढ़ा था. put all heaven in a rage. A dog starved at his master's gate predicts the ruin of the state. A horse misused upon the road calls to the heaven for human body, human blood. अब यहाँ पे क्या है, अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा होगा. यहाँ पे उसने पोएटिक जस्टिस एक दिखाया हुआ है और उसने बताया कि अगर रॉबिन ब्रेस्ट जो है उसको केज में अगर आप डाल देंगे, उसको कैद कर लेंगे, तो हेवन रेज में आ जाएगी, गॉड जो है वो नाराज हो जाएगा और हमारा जो है फॉल होगा. इसी तरह डॉग स्टार्व एंड मास्टर गेट जो है वो पूरी स्टेट को रुइन कर देगा. हॉर्स जो है जिसको मिसयूज किया जाता है अपॉन द रोड, यानी कि उसका जो ऑनर है वो उसके उससे एक्स्ट्रा काम लेता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉज टू हेवन फॉर ह्यूमन ब्लड. तो ह्यूमन ब्लड शेड्स होने लगते हैं जब नाइंसाफियां होती हैं. एक्चुअली यहाँ पे मिसयूज अपॉन द रोड हॉर्स सर्वेंट क्लास को भी कहा जा रहा है. ठीक है, mysticism in the poetry is blended usually with a wistful melancholy, but Blake is an exception. हमेशा mysticism जो है पोइट्री के अंदर उसमें एक melancholy गम होता है, wistful वा. बट ब्लेक जो है वो एक एक्सेप्शन था, उसकी पोइट्री में हमें ऐसा नहीं मिलता. ही इज अ जॉयफुल माइस्टिक. फॉर हिम द मॉर्निंग स्टार सिंग टुगेदर and the splendor of life outweighs its shadows. There is no mournful regret in his words, no sighing for the day that is dead. Sorry, evil rouses his anger, nor his tears and sorrow. He accepts cheerfully as a necessary to into joy. और वो एक्सेप्ट करता है cheerfully as a necessary to into joy. Joy and woe are woven fine, a clothing for the soul divine. Under every grief and pine runs a joy with silken twine. It is right, it should be so. Man was made for joy and woe. Safely through the world we go. And when this we rightly know, और जब हमें ये जिंदगी की हकीकतों का पता चल जाता है